Good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून सर। लास्ट क्लास में मैंने आपको मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक हम लोगों ने यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट करा था ना। यस सर। सर कांस्टेंट के की वैल्यू निकलवाई थी और क्वेश्चन करवाए थे दो। ठीक, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार क्विकली मैं आप लोगों को कल की क्लास जो हमने संडे को करी थी वो रिकॉल करवा दूं। आप सब लोगों को पता है कि हम आफ्टर डिस्कसिंग द 4 फैक्टर्स जो हमें थ्योरेटिकली डिस्कस करने थे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया एंड प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, उसके बाद हम डिटेल्ड फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्टार्ट कर चुके थे। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूं कि the rate of reaction is always directly related to the concentration of all the reactants, because with the rise in concentration the collision between the reactants are increased. जैसे जैसे हम concentration बढ़ाते हैं तो collisions बढ़ जाते हैं, that's why the products are formed at a faster rate. तो ये तो फैक्ट है कि हर रिएक्शन में रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि दो चीजें डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं तो उससे हम सिर्फ ये इंप्लाई करते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ाएंगे तो राइट हैंड साइड भी बढ़ेगी, या राइट हैंड साइड को बढ़ाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगी। लेकिन कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाने से रेट कितना बढ़ेगा, वो वेरिएशन पता लगाने के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो ये वेरिएशन हर रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है, और दूसरा ये वेरिएशन आपको तभी पता चलेगा जब आप हर कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में उसकी पावर, उसका एक्सपोनेंट पता लगा लें। अगर देखिए कंसंट्रेशन की पावर 1 होती है तो लीनियर वेरिएशन होता है, फिर उस केस में जितना आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं उतना ही रेट भी बढ़ता है। लेकिन अगर पावर 2 होती है तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कंसंट्रेशन की पावर 2 है, ऐसे में अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो 2 का स्क्वायर 4, रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो कल मैंने आपको वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू ये समझा दिया था कि अगर हमें किसी भी रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशंस के एक्सपोनेंट्स पता चल जाएं तो हम एग्जैक्ट वेरिएशन पता लगा सकते हैं। अब ये कंसंट्रेशन के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इन्हें पता लगाने के लिए वैसे तो हमने क्लास 11th में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ी थी, जो ये कहती है कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही पावर में जाने चाहिए। लेकिन हम ये लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं करते और हमें नहीं मालूम कि वो रिएक्शंस कौन से हैं, इसलिए हम ये एक्सपोनेंट्स हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटली ही वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करे जाते हैं उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इन्हें ऑर्डर कहा जाता है। अगर मान लीजिए किसी भी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कोई पावर लगी हुई है तो वो पावर उस रिएक्टेंट का ऑर्डर है, लेकिन अगर आप वेरियस पावर्स का सम टोटल कर दें तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल द पावर्स टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन अ रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या होती है ये भी याद होगा आपको। रेट लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, और इस रेट लॉ में जो कांस्टेंट k लगा रखा है उसे हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। एंड वी कैन सिंपली डिफाइन कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of all the reactants are taken as unit। तो देखिए हमें सबसे पहले ये जो ऑर्डर है, मान लो a की पावर p लगी हुई है, b की पावर q लगी हुई है, तो ये p और q की वैल्यूज कैसे पता लगाएंगी वो हमने कल सीखा था। इस मेथड का नाम होता है इनिशियल रेट मेथड, और इसमें हम क्या करते हैं, एक ही रिएक्शन को कम से कम 3 या 4 बार कैरी आउट करते हैं यूजिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, और हर बार हम रेट निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट 2 के डेटा को 1 के डेटा से डिवाइड करके एक पावर पता लगा लेते हैं, और एक बार 3 के डेटा को 2 के डेटा से डिवाइड करके एक और पावर पता लगा लेते हैं। सो बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये। आपको सारा डेटा दिया जाएगा एक टेबल की फॉर्म में, बस आपको रेशियो निकालना होगा, एक बार एक्सपेरिमेंट 2 और 1 का और एक बार 3 और 2 का। आपको एक एक करके पी और क्यू की वैल्यू पता लग जाएगी, और सम टोटल ऑफ पी और क्यू विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा मैंने यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट बताया था। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट में हमने कल सीखा था कि यूनिट्स ऑफ के आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कुछ यूनिट्स मैंने आपको एज एन एग्जांपल एक्सप्लेन भी कर दी थी। पहले सब लोग मुझे बताइए कि कल की क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर मुझे एक बार ही फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ही क्या आते सर, एक बार फिर से बता दो। ऑर्डर मतलब पावर, जो Yes, किसी भी रिएक्टेंट की जो पावर आती है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। अगर सारी पावर का सम टोटल 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा सर ताली ठीक है। बताओ क्या डाउट है इसमें?
सर वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि मतलब ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वही। पावर को ऑर्डर बोलते हैं, पावर तो याद है ना? यस सर, पावर को तो ऑर्डर बोलते हैं। हाँ, तो वो उसी को अगर मान लीजिए सम ऑफ ऑल द पावर इज 1 तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सम ऑफ ऑल द पावर इज 2 तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो और ठीक ये है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करे जाते हैं और ऑर्डर से ही हमें पता चलता है कि कितना कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कितना रेट बढ़ेगा। ओके सर। और यूनिट्स ऑफ के भी आप सभी लोगों को आ गई होंगी। कल कुछ लोग एब्सेंट थे, मैं उन्हें आज वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कल मैं भेज नहीं पाया तो वो कल के लेक्चर के रिकॉर्डिंग में आज आप लोगों को भेज दूंगा, तो जो लोग एब्सेंट थे वो जरूर देख लीजिएगा। और देखिए, मैं 2 बार आप लोगों के घर पे भी मैसेज कर चुका हूँ, संडे को अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स छुट्टी मार लेते हैं, सुबह उठ नहीं पाते या जो भी है। तो आगे से कोशिश करेंगे छुट्टी ना मारें प्लीज संडे को। ठीक है, किसी भी दिन छुट्टी ना मारें। देखिए, आज की क्लास में हम अभी यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट पे एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट पे एक और सिंपल सा क्वेश्चन सब लोग नोट करिए। मैं एक इक्वेशन भी है वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आप एक स्टेटमेंट लिखिए, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ के फॉर कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ के फॉर कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ के फॉर के आगे ये रिएक्शन नोट करिए, और इसी रिएक्शन के नीचे एक लाइन और लिखनी है, दिस रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ मास एक्शन। सो इस रिएक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ के निकालनी है, और इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करता है। तो सब लोग ट्राई कीजिए, कोशिश करिए यूनिट्स मुझे चैट बॉक्स में बता पाए, और जिन्हें डाउट है वो मुझे डाउट लिखकर बताइए। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मनीशंकर, क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, और इसके बारे में ये दे रखा है कि दिस रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ मास एक्शन। आपको इसकी यूनिट्स ऑफ के निकालनी है, रेट कांस्टेंट के की यूनिट्स। ठीक है। श्रृंखल, अपना आंसर एक बार दोबारा चेक कर लो सही से। यस सर, वो गलत है। जिसको भी डाउट है मुझे डाउट लिखकर बताइए, मुझे पता चले किसको डाउट है।
सभी लोग कुछ तो बताइए, या तो आंसर बताइए या डाउट बोलिए। काफी लोग तो कुछ नहीं बता रहे हैं। दिव्यांशी, जीविका, चंकार, एलन, आकृति, आंसर दीजिए। चलिए देखिए, मैं बताता हूं आपको। एक स्टूडेंट का आंसर आप में से सही है, सिर्फ एक स्टूडेंट का। वो मैं बताता हूं किसका सही है। 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नैना, यस सर। आपने यूनिट्स लिखी हैं, लीटर की पावर -2, मूल की पावर -2 और पर सेकेंड, ये लिखी हैं। यस सर। कैसे करा नैना, आप मुझे समझाएंगे? सर ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ गया, उसके बाद फिर के की वैल्यू निकालना है। नैना, अगर हम किसी भी इक्वेशन को किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर तो उसका ऑर्डर बदलता रहेगा। इसका मतलब यूनिट्स ऑफ के भी बदलती रहेंगी। हम क्या ये अलाउड होता है कि हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका ऑर्डर बदलता रहेगा? फिर तो अच्छा, फिर उसके बाद बैलेंस भी हो रहा था, मतलब 2 से मल्टीप्लाई बैलेंस करने तो पे। होगा ही। बैलेंस तो हमेशा होगा जब आप पूरी इक्वेशन को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो। लेकिन आप खुद सोचो कि इक्वेशन को अगर आप किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर तो वो बदलता रहेगा ना, उसका ऑर्डर भी बदलता रहेगा। देखिए, जब आपसे कहा जाता है नैना कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करती है, तो फिर उस केस में आप जैसी गिवन बैलेंसिंग है उसी हिसाब से वो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करती है। अगर आप इसे किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं होगी। एज पर द गिवन बैलेंसिंग इट फॉलोज द लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिन लोगों ने डाउट लिख के भेजा है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं वही उनकी पावर में जाएंगे। यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1, क्योंकि हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 1 है और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट हाफ है, तो O2 की पावर हाफ। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वही उसकी पावर में जाएगा। एंड द सम ऑफ पावर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, 1 + हाफ इज 3/2। तो सबसे पहले तो आपको ऑर्डर पता चल गया कि एक 3/2 ऑर्डर है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 3/2 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकालनी है। एक ऐसे रिएक्शन की यूनिट निकालनी है जिसका ऑर्डर 3/2 है। आप देखिए, आप में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, दिव्यांशी और आवेशपुर। बाकी सबका आंसर गलत है। गलत इन द सेंस कि आप में से काफी लोगों ने तरीका तो सही फॉलो करा है, बट द कांसेप्ट इज दैट आप लोगों ने क्लास 11 में सीखा था कि इन केस ऑफ गैसियस स्पीशीज, जब चीजें गैसियस फॉर्म में दे रखी होती हैं तो द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रेशर। आप गैसेस को कभी भी मोल पर लीटर में मेजर नहीं करते, गैसेस को एटमॉस्फेयर में या बार में मेजर करा जाता है। तो बेसिकली आप देखिए, हमें इसका जो रेट लॉ है वो क्या लिखनी थी? रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 3/2। ऑर्डर तो 3/2 हो गया, 1 + हाफ कलेक्टिवली ऑर्डर 3/2 हो गया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्योंकि दोनों गैसेस हैं तो बेसिकली प्रेशर की पावर 3/2 हमें रेज करनी। मोल पर लीटर नहीं लेना, क्योंकि मोल पर लीटर एक्वस चीजों में या लिक्विड चीजों में लिया जाता है। ये गैसेस हैं, गैसेस में द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रेशर। और यहाँ पे भी देखो, रेट का फॉर्मूला होता था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, अब हो जाएगा चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। एक बार देखिए, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू K इंटू प्रेशर की पावर 3/2। ये जो K है ना, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए जो K लगाया है उसी की यूनिट निकालनी है हमें। देखो, प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर,
अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड इज इक्वल टू k इंटू एटमॉस्फेयर की पावर 3/2। अब 3/2 में से एक एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हाफ बचेगा। सो अकॉर्डिंगली यूनिट आ जाएगी k की यूनिट आ जाएगी एटमॉस्फेयर की पावर -½ पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज द मिस्टेक जो आप लोगों ने, काफी लोगों ने सही तो करा है लेकिन वो मोल पर लीटर की फॉर्म में सॉल्व कर दिया। कभी भी याद रखिएगा गैसियस रिएक्शंस के केस में द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रेशर। आपको बताया नहीं जाएगा, आपको खुद ही वो समझ के यूनिट निकालनी होगी। ठीक है, सो दीज आर द करेक्ट यूनिट्स, ये सब लोग नोट कर लीजिएगा। बताइए जिन्हें डाउट था उन्हें समझ में आया कि नहीं? जिनका भी गलत हुआ है डाउट Yes, था, sir. सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes. Yes, यहाँ पे आप एटमॉस्फेयर के अलावा और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे आप बार बार ले या सकते हो, बार या एटमॉस्फेयर। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई सी भी प्रेशर की यूनिट, या कई बार एग्जाम में बता भी दिया जाता है कि टेक द यूनिट इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर या बार, इस तरह से बता भी देते हैं। लेकिन आप अदरवाइज कोई सी भी ले सकते हो, एटमॉस्फेयर ले लो, बार ले लो, जनरली यही दोनों ही ली जाती है। ठीक है, मिटा दूं इस बोर्ड पे से। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। बोर्ड्स में वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उसका एक पार्ट ऐसा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जो आपको सोचना पड़ेगा। सो मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर हाँ जी, सर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या जिसमें हमें के का मतलब यूनिट भी निकालना और साथ में कोई और क्वेश्चन भी सॉल्व करना, मतलब यूनिट उसकी साथ में अपने आप ही लिखनी हो, मतलब वैल्यू के साथ? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। आप कैसा, किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? सर मतलब उसकी वैल्यू भी निकालनी हो के की, और यूनिट तो फिर अपने आप ही निकालनी पड़ेगी की। हाँ, तो वो तो न्यूमेरिकल हो सकता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। तो आप के का जब भी वैल्यू निकालेंगे तो यूनिट तो आप ऑटोमेटिकली निकालेंगे ही निकालेंगे। सर उसमें फिर हमें दिखाना होगा यूनिट दिखा के, या फिर हम उसमें रफ में ऐसे ही मतलब करके उसे वहां पे लिख सकते हैं? जब न्यूमेरिकल आएगा ना आपको के की वैल्यू निकालने के लिए, फिर आपको यूनिट अलग से थोड़ी ना निकालनी पड़ेगी। फिर तो जो आप न्यूमेरिकल में वैल्यूज रख के सॉल्व करोगे उससे नेट यूनिट अपने आप बच जाएगी। अच्छा, ओके सर। अभी भी जितने भी आप न्यूमेरिकल करते हो, आपके फाइनल आंसर में यूनिट तो लगाते हो ना, वो यूनिट ऑटोमेटिकली आती है, वो आपको फिर अलग से यूनिट नहीं निकालनी पड़ेगी। So this is the complete question। आपके सामने बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके दो पार्ट्स हैं, यू हैव टू सॉल्व इट। एक बार सब लोग ट्राई कीजिए।
एक अटेंडेंस मैंने आपकी ले ली है अभी, और एक क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले लूंगा। रोज मैं आपकी 2 बार अटेंडेंस लिया करूंगा। ओके, ऑलरेडी आंसर आने स्टार्ट हो गए मेरे पास। कीर्ति, एक फर्स्ट पार्ट का आंसर है, एक सेकंड पार्ट का। Yes, sir. कीर्ति, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए कैलकुलेशंस वगैरह। Okay. विवेक, क्या आंसर क्या भेजा है आपने? तो यूनिट्स भेजी है बस मुझे। भेज रहा हूँ सर। अभी तो आपने सिर्फ यूनिट भेजी है। किस किस को डाउट है मुझे बताइएगा। अवेश सेकंड पार्ट का आंसर भेजिए। ऑन्द्रेला, आप भी सेकंड पार्ट का आंसर भेजिए। श्रिंकल, गर्विता, सेकंड पार्ट भी भेजो। श्रेया, श्रेया, आपने सीधे सेकंड पार्ट का आंसर भेजा है श्रेया, मुझे फर्स्ट पार्ट नहीं भेजा है क्या? कीर्ति, कहां पे मिस्टेक मिली फर्स्ट पार्ट में? सर वो 3 into 2 कर दिया था, स्क्वायर करना था। सर सेकंड पार्ट में भी मिस्टेक है? हाँ जी। चलिए, अब मुझे बताइए फर्स्ट पार्ट में किस किस को डाउट है? काफी लोगों का फर्स्ट पार्ट का आंसर सही आ गया है, लेकिन किस किस को डाउट है इवन इन फर्स्ट पार्ट, वो मुझे बताइए, बोल के बताइए। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, सप्तऋषि, ऐश्वर्या, आंसर कहाँ है आपके? सप्तऋषि, आप हैं या नहीं? यस सर। आंसर कहाँ है? आंसर भेजिए। निहारिका, यस सर, कर रही हूँ सर। आंसर। सर कर रही हूँ। अंशुल, आपके आंसर भी नहीं आए। सर 1 मिनट कर रहा हूँ। किसी को फर्स्ट पार्ट में भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए। अनिमेश,
अनिमेश दास, शगुन, अनिमेश आंसर भेजो। शगुन, देखिए या तो आप आंसर भेजिए या फिर डाउट बोलिए, कुछ तो करिए, इसका मतलब आप हैं ही नहीं स्क्रीन के पीछे। शगुन, आर यू देयर? डाउट है या आंसर कर रहे हो अभी? डाउट है, ओके। मौनिक भारद्वाज, डाउट है अभी। एलन, आपने भेजा? सर डाउट है सर। जीविका, आपने भेजा आंसर? सर भेज दिया है। दोनों पार्ट्स? यस सर। चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट तो ऑलमोस्ट सभी सब लोगों ने सही करा है। सेकंड पार्ट 2 या 3 स्टूडेंट्स का सही है। तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट पार्ट में तो आपको देखो ये रेट लॉ दे रखी है, सब लोग देखिए जिन्हें डाउट है, दिस इज द रेट लॉ। इस रेट लॉ में आपको के की वैल्यू भी दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी भी दे रखी है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द इनिशियल रेट, तो इनिशियल रेट वो होगा जो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ था, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्टली ही सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट पार्ट एक बार मैं यहाँ पे बता दूं। फर्स्ट पार्ट में रेट इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁻⁵, ये तो के की वैल्यू हो गई। फिर 0.1 into 0.2 का स्क्वायर, क्योंकि बी के कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। तो फर्स्ट पार्ट में आप सब लोगों को ये सॉल्व करना था, और ये आ जाएगा आपका 1.2 into 10⁻⁷ आ रहा था ना? यस सर। मोल पर लीटर पर सेकेंड। यस सर, 7 आया। ये रेट है, रेट की यूनिट तो फिक्स्ड होती है, रेट की यूनिट तो यही आएंगी। अगर कंसंट्रेशन की टर्म्स में कर रहे हैं तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, सही है। सो बताइए फर्स्ट पार्ट सही है, समझ में आया? यस सर। किसी को भी फर्स्ट पार्ट में डाउट नहीं है, आप सब लोग को समझ में आ गया। देखिए सेकंड पार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से काफी लोगों ने सेकंड पार्ट का आंसर मुझे 6 into something भेजा है। देखो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू 0.05। रिड्यूस्ड टू 0.05 का क्या मतलब है कि इतना बचा है या इतना खत्म हो गया? बच्चा है। रिड्यूस्ड टू मतलब इतना बचा है, यहां तक पहुंच चुके हैं। तो ए की कंसंट्रेशन तो यही रखनी थी बची हुई, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने क्या करा कि बी की कंसंट्रेशन इनिशियल वाली रख दी। अब आप खुद सोचो ना कि जितनी देर में कुछ ए खत्म हुआ है उतनी देर में कुछ बी भी तो खत्म हुआ होगा, तो बी 0.2 नहीं रखेंगे, बी भी आपको पता लगाना पड़ेगा। ए तो उन्होंने दे रखा है, लेकिन बी कितना है वो देखो कैसे पता लगाएंगे, मैं बताता हूं आपको। सब लोग ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पार्ट तो आ गया होगा आपको समझ में। यहां पे देखो, इधर देखो, देखिए सब लोगों को पहले बताइए द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू 0.05, इतना ए बचा है, तो खत्म कितना हो गया? ए डिकम्पोज्ड, ए रिएक्टेड। आपने लिया था 0.1, अब बचा है 0.05, तो खत्म भी हो गया 0.05, ठीक है। सो इतना बचा है तो इतना ही खत्म हो गया होगा, 0.05 खत्म हो गया। हमें ये पता, देखो इक्वेशन की बैलेंसिंग देखिए, क्या इस इक्वेशन से ये दिख रहा है कि जितनी देर में 2 ए खत्म होते हैं उतनी देर में 1 बी खत्म होता है? सबको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो अगर हमारा ए खत्म हो चुका है 0.05, तो बी इसका आधा खत्म हो चुका होगा। सब लोग बताइए, जितनी देर में 2 ए खत्म होते हैं उतनी देर में 1 बी खत्म होता है, यानी कि बी ए का आधा खत्म हो रहा है। तो अगर ए इतना खत्म हो चुका है, दिस इज ए रिएक्टेड, तो बी रिएक्टेड कितना होगा? इसका आधा। यस सर। सब लोग बताइए। यस यस
देखो ए तो हमारा, तो इट इंप्लाइज बी रिएक्टेड कैसे निकालेंगे? बी रिएक्टेड इज 0.05 by 2 यानी कि 0.025। अब ये तो बी रिएक्टेड है, हमें पता लगाना है बी लेफ्ट बचा कितना है। हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में बचा हुआ रखना है, जैसे ए बचा हुआ रखा है हमने। तो देखो अगर इतना रिएक्ट कर गया और आप लेकर चले थे 0.2, तो 0.2 में से 0.025 माइनस कर देंगे तो बी लेफ्ट आ जाएगा 0.175। बी लेफ्ट is 0.2 minus 0.025 is 0.175। ये B हो गया। तो A तो आपको ये रखना है, B आपको वो रखना है, और फिर इस फॉर्मूले को दोबारा से सॉल्व करना है। जिन्होंने नहीं करा था अभी करके बताइए। देखिए मैं लिख देता हूं, दिस इज A एंड दिस इज B। जिन्होंने भी इस तरह से नहीं करा था अब आंसर निकाल के बताइए क्या आएगा। और पहले तो मुझे ये बताइए डाउट किस किस को है। ऑलरेडी देखिए झंकार का आंसर सही था सेकंड पार्ट का, अवेश आपका भी आंसर सही हो गया था सेकंड पार्ट का। बाकी सब लोग बताइए। और अगर झंकार और अवेश आप लोगों ने ऐसे नहीं करा था, किसी और तरीके से करा था, तो आपका बाई चांस सही हो गया होगा। ऐसे करके दोबारा बताइए। सर ऐसे ही करा था। ठीक है, बाकी सब लोग बताइए। और बताओ अभी भी किसको डाउट है, दोबारा बता देना बिल्कुल फ्रैंकली। ठीक है अश्विन, आपका आंसर सही हो गया। और सभी बताइए। मैं यहाँ पे मिटा के सेकंड पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, सब लोग देखिए किस तरह से करना है। जीरो 0.175 का स्क्वायर करना मत भूलिएगा। विवेक, कीर्ति आपके आंसर सही हो गए। निहारिका सही हो गया आंसर आपका भी। ओके अर्पण, नहीं निहारिका आपका आंसर गलत है। यस सर, गलती से 0.25 का स्क्वायर कर दिया मैंने। नहीं, ये वैल्यू चेक करिए। यस सर। जीविका, सर भेज दिया। नहीं मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। एक बार वैल्यू चेक करिए, यही रखी है। यस सर। इसका स्क्वायर भी करा है। यस सर। तो कैलकुलेशन दोबारा चेक करिए, आंसर गलत है। ओके। मैंने क्वेश्चन दोबारा ले लिया है, मैं आपसे कुछ पूछूंगा। ठीक है, अब ऑलमोस्ट सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है। द करेक्ट आंसर, निहारिका आपकी तो अभी भी पावर मिस्टेक है।
पावर गलत है निहारिका। आंसर शुड बी 4.59 into 10⁻⁻8। ये आंसर आएगा। तो 4.5 तक भी लिख सकते हैं ना? हाँ वो कोई बात नहीं। 4.59 into 10⁻⁻8। निहारिका आपकी 10⁻⁻7 आ रही है, वो चेक कर लीजिएगा एक बार। सो बताइए सब लोगों को क्लियर है? कोई ऐसा कि कोई भी एक भी स्टूडेंट जिसे नहीं समझ में आया? श्रेया समझ में आ गया? अनिमेश समझ में आ गया? जल्दी बताइए। अनिमेश, शगुन, कार्तिकेय, पीयूष, दिवांश समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। विशिष्टा, यस सर। चलिए देखिए, आदित्य शाह, माइक ऑन करिए। आदित्य शाह, श्याम राजेंद्रन, आदित्य, श्याम, टिया, आप लोगों के कोई आंसर्स नहीं मिल रहे हैं मुझे। आप लोग हैं भी या नहीं? माइक ऑन करिए, मुझे लिखकर नहीं चाहिए यस सर नो सर। माइक ऑन करिए। रिया, यस सर। आप माइक ऑन करो अपना और मेरे को बताओ आपको समझ में आया? यस सर। देखिए मैं सब लोग सुनिए, रिया से क्वेश्चन मैं रिया से पूछ रहा हूं, लेकिन सब लोग मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आपको सॉल्व नहीं करना, जितना मैं पूछ रहा हूं उतना बताना है। रिया ध्यान से सुनिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में, इसी सेकंड पार्ट में मैं एक छोटा सा चेंज कर देता कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। पहले मैंने 0.05 दे रखा था ना, अब मैंने 0.06 कर दिया, बस इतना सा चेंज। तो बस आप रिया मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, सब बताइए इनफैक्ट, कि ए और बी की क्या क्या वैल्यूज रखेंगे। सॉल्व नहीं करना, बस ए और बी की वैल्यूज बताइए क्या रखेंगे इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए। ए कितना रखेंगे और बी कितना रखेंगे? ए और बी दोनों बताइए। श्रीकल आंसर बताइए। ए लिखा है बस आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर वो गलती से चला गया। देवांश आप बी भी बताओ। ए बता दिया आपने। अब सुनिए मैं बताता हूँ किस किस का गलत है, कहां कहां पे गलती है। पहले भेज दीजिए एक दो आंसर और आ जाए मेरे पास। जिनका गलत है बस उन्हीं का बताऊंगा, जिनके बारे में नहीं बता रहा हूं उनके आंसर सही हैं। अर्पण आपका ए गलत है, अविश्व आपका बी गलत है, देवांश आपका बी गलत है, विवेक आपका भी बी गलत है और ए भी गलत है।
मिताली ए गलत है, पीयूष बी गलत है, न्यारिका ए गलत है, बी भी गलत है। दिव्यांशी बी कैलकुलेट करो, मुझे लगता है आपने बी की कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक करी है, कंसेप्ट आप शायद सही लगा रहे हो। दिव्यांशी बी चेक करो। मिताली बी गलत है, दिशा बी गलत है, विशिष्टा ए गलत है, हार्दिक बी गलत है, झंकार बी गलत है, ए भी गलत है, गर्विता आपका भी बी गलत है। आकृति बी गलत है। क्या कर रहे हो? सब लोगों का एक पार्ट गलत है, एक पार्ट सही है। सिर्फ कीर्ति का आंसर सही है, श्रृंखल का भी सही है। एक बार दूसरा वाला देख रहे, दूसरा देखो वाला आप एक बार ना, आप दूसरा वाला मैं देख लूंगा, आप देख लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं अभी सबका बताता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। रिड्यूस टू, अर्पण रिड्यूस टू, रिड्यूस बाय नहीं, रिड्यूस टू मतलब इतना बचा, और जो बचा हमें वही रखना है। तो ए जिन्होंने 0.04 रखा है वो गलत है, 0.4 तो खत्म हो गया, बचा कितना है वो रखना है। ए इतना रखना है क्योंकि इतना बचा है, समझ रहे हैं आप? जिन्होंने भी ए 0.04 रखा है, ए शुड बी दिस 0.06, तो ए तो इतना रखेंगे 0.06। अब अगर ए इतना बचा है तो ए खत्म कितना हो गया होगा? 0.1 में से 0.06 बचा है तो 0.04 खत्म हो गया होगा। और अगर ए 0.04 खत्म हो गया तो बी उसका आधा खत्म हो गया, यानी कि बी 0.02 खत्म हो गया। और अगर 0.02 खत्म हो गया तो बचा है 0.2 में से 0.02 माइनस करेंगे 0.18। देखिए एक बार दोबारा से सुन लीजिए। बी पहले तो ए रिएक्टेड is 0.1 minus 0.06 यानी कि 0.04, तो B रिएक्टेड इसका आधा 0.04 by 2 यानी कि 0.02, तो B लेफ्ट, हमें लेफ्ट वाला रखना है। B लेफ्ट 0.2 minus 0.02 0.18। ये देखिए सर्कल वाले दो आंसर हैं। This is A and sorry, this is not A. This is A and this is B. अब बताइए सब लोगों को समझ में आया या किसी को डाउट है? जिनका भी एक भी पार्ट गलत हुआ था सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब है अभय, कहाँ हैं आप? हैं कि नहीं है? अभय कपूर, अंजलि, यस सर। अंजलि आपके तो आंसर ही नहीं आ रहे एक भी। सर ये कल की क्लास छूट गई थी तो इसलिए। अंजलि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कल की क्लास है। आप अपने माइंड में कोई भी ये मत सोच कर चलिए कि कल की क्लास छूट गई थी तो आज समझ में नहीं आएगा। ये एक फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले में सीधे वैल्यूज रखनी है। सप्तऋषि, टिया, ऐश्वर्या, आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, आंसर ही नहीं दे रहे। ऑन्द्रेला आपने भी आंसर नहीं दिया। सर दिया है। दिया था, इसका भी दिया था। यस सर दिया था। चलिए अच्छा बताओ, बताइए किस किस को अच्छी तरह समझ में आ गया। मैं उसी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा, कुछ नया नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक वैल्यू चेंज करूंगा। कौन चाहता है कि मैं उसे पूछूं? बताइए, हैंड रेज करिए। सेम यही क्वेश्चन, मैं बस वैल्यू चेंज करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। देखिए आप में कॉन्फिडेंस की कितनी कमी है, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। चलिए चलिए देखिए 5-6 लोगों ने हैंड रेज करा, ठीक है।
एनीवेज सभी के लिए है, फिर चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। रिड्यूस्ड बाय 0.04, रिड्यूस्ड बाय 0.04। ए और बी बताइए। मणिशंकर, देवांश, स्पर्श, न्यारिका, जीविका, आपके बी पार्ट गलत है। पीयूष, बी पार्ट गलत है। सर दोबारा जो भेजा है वो भी गलत है। दोबारा कब भेजा है? आप बोलकर बताइए क्या क्या भेजा है आपने आंसर। वो सर A 0.04 और B 0.17। हाँ, बी गलत है। देखिए इसके आंसर वही वाले हैं जो पिछला पार्ट था, दे सेम थे। रिड्यूस्ड बाय 0.04 मतलब इतना खत्म हो गया, तो बचा कितना? 0.06। ए लेफ्ट 0.06, ए तो ये रखेंगे, और अगर ए इतना खत्म हो गया तो बी इसका आधा खत्म हो गया, तो बी बचा कितना? 0.2 में से 0.02 माइनस कर देंगे तो बी लेफ्ट। देखिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा एक्चुअली, इसमें मैंने वैल्यू भी चेंज कर दी और मैंने यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज कर दी, रिड्यूस टू की जगह रिड्यूस बाय, सो दैट्स व्हाई द आंसर स्टिल रिमेन्स द सेम। बताइए सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर। हाँ जी दिशा। सर ये 0.04 खत्म हुआ था ए, तो इसका अच्छा आ गया आ गया। आ गया। बताइए अब तो इस क्वेश्चन की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी रिड्यूस टू दे देते हैं, कभी रिड्यूस बाय दे देते हैं, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इवन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल होता है। फर्स्ट पार्ट में आपसे इनिशियल रेट पूछा जाता है, इनिशियल रेट तो इनिशियल वैल्यूज रख के निकाल देंगे, और बी पार्ट जैसे भी अकॉर्डिंगली लैंग्वेज के हिसाब से। सो आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया, सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई, हमने डिफरेंट वेरिएशंस कर लिए इस टाइप के क्वेश्चन में। आफ्टर दिस अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पक्का मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, किसी को भी जरा सा भी डाउट है तो बता दीजिए। सर इसमें जो सर जो रेट था सर, उसमें सी क्यों नहीं आया था सर? सी इन्होंने क्यों नहीं मेंशन किया? आप अगर कोई चीज मेंशन नहीं है तो समझ लो कि उसकी पावर 0 आई होगी। पावर अच्छा को सर, एक्सपेरिमेंटली पता लगाते हैं ना। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो कई बार होता है कि रिएक्टेंट में नजर आ रहा है लेकिन इस रेट एक्सप्रेशन में नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होगा। ठीक है सर। ओके सर। ईवा, यस सर। ईवा एक भी आंसर नहीं आया आपका आज? नहीं सर, सारे पार्ट के भेजे हैं। सारे भेजे थे? यस सर, बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन का नहीं भेजा, बाकी सबके भेजे। चलिए ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन। थोड़ा आज डेरिवेशन तो नहीं हो पाएगी अभी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमें क्या करना है, क्या मतलब होता है इसका। थ्योरेटिकल पार्ट समझ लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ।
और ब्रैकेट में मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिखा है। देखो पहले तो मैं आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब बता रहा हूँ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक फॉर्मूले का नाम है, वो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग आता है। आपके सिलेबस में सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ये फॉर्मूला डिराइव करना है और जीरो ऑर्डर के लिए भी करना है। हम पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, लेकिन पहले मतलब समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। थ्योरेटिकल पार्ट समझ लीजिए, डेरिवेशन तो हम आज नहीं कर पाएंगे स्टार्ट, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट समझ लीजिए। देखिए A gives B, आप ये मानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 A की जो कंसेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो 100% होती है। यस सर। यस और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, तो टाइम के साथ साथ क्या A की कंसेंट्रेशन कम होती जाती है? यस सर। तो अगर हमें किसी भी रिएक्शन में ये पता लगाना है कि आफ्टर सर्टेन टाइम t कितना A बचा हुआ होगा, मान लीजिए कोई हमसे पूछ रहे कि 10 मिनट्स बाद बताओ कितना A बचा होगा। इनिशियल हम लेकर चले थे 100 मोल, और बताओ 10 मिनट बाद इसके कितने मोल बचे होंगे, या 15 मिनट बाद इसके कितने मोल बचे होंगे। तो वो बची हुई कंसंट्रेशन पता लगाने का तरीका इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आप एक बार, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, सुनकर बताइए आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है कि नहीं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर सर्टेन टाइम t, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में आफ्टर सर्टेन टाइम t व्हाट वुड बी द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो पता लगाने का तरीका इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बताइए सबको समझ में आ रहा है? यस सर। किसी भी रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी तो बताइए 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद कितनी कंसंट्रेशन बची हुई होगी। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, बोर्ड पे देखिए। दिस लॉ गिव्स अस अ रिलेशनशिप, दिस लॉ गिव्स अस अ रिलेशनशिप between the concentration of reactant left after certain time t। सब लोगों को मीनिंग समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए आपसे इस कॉन्सेप्ट जो हम डेरिवेशन करेंगे, जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उस पे बेस दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। या तो आपको ये इस तरह से मैं एक वैल्यू देके बताता हूं, या तो आपको ये बताया जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन A की जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो थी, सपोज करो 100 मोल पर लीटर। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे देंगे और आपसे कहेंगे कि आफ्टर 10 मिनट्स बताइए कितनी कंसंट्रेशन बची होगी। या तो ये, या फिर ये हो सकता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे दी, बची हुई कंसंट्रेशन भी दे दी, और आपसे पूछ लेंगे टाइम कितना हो गया बताइए, ठीक है। या तो बची हुई कंसंट्रेशन दे दी जाएगी, वहां तक पहुंचने का टाइम पूछ लिया जाएगा, या टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम में कितनी कंसंट्रेशन बची होगी वो पूछ लिया जाएगा। सो बेसिकली रिलेशनशिप यही रहेगी, द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम टेकन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। किसी भी रिएक्शन में किसी भी स्पेसिफिक टाइम के बाद व्हाट वुड बी द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, उसे पता लगाने का तरीका इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और इसका नाम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो आप सब लोगों को इंटीग्रेशन आती है ना? यस सर। यस सर। देखिए इस डेरिवेशन में हमें टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं अभी आपको स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ, और डेरिवेशन के अलावा मैं अभी आपको कुछ करवा भी नहीं सकता। तो आज आप लोग इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे जीरो ऑर्डर एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। सर ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट जो बचेगी उस टाइम के बाद। ओके सर। यहाँ पे जीरो मतलब है ना कि सर जो जीरो ऑर्डर है उसका यही मतलब है ना, पी और क्यू का जो सम होगा वो जीरो होगा। हाँ तो सर ऐसा कैसे हो सकता है दोनों जीरो हो, तो उसका फिर कैसे बनेगी इक्वेशन सर?
कौन सी इक्वेशन? रेट इज इक्वल टू के। बस सर ऐसे लिख देंगे। रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा ना, के के साथ जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 0 हो गई, एनीथिंग रेज टू पावर 0 बिकम्स 1, तो रेट इज इक्वल टू के रह गया बस। ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए आज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।